हेलो एवरीवन, हम क्लास 7th ज्योग्राफी एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 4 जिसका टाइटल है वायु, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के इस चैप्टर में हम वायुमंडल की परतें, वायुमंडल के संगठन, इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है और इस वायु की घनी चादर को हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। पृथ्वी पर जो भी जीव हैं उनको जीवित रहने के लिए वो वायुमंडल पर निर्भर करते हैं। इसका कारण ये है कि ये जो वायुमंडल है वो हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, साथ ही साथ सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से भी हमारी रक्षा करता है। अगर यह सुरक्षा की चादर ना हो, मतलब वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ प्रेजेंट ना हो, तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर के जल सकते हैं और रात के समय ठंड से जम सकते हैं। मतलब वायुमंडल वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। तो पहले ही स्टार्टिंग में ही वायुमंडल का जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बताया हुआ है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे वायुमंडल में प्रेजेंट है। आप सभी को पता है, वायुमंडल में फैल करके कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है और इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। अगर पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट ना हो तो इसके अभाव में, क्योंकि पृथ्वी से जो विकिरित ऊष्मा है उसको ट्रैप नहीं हो पाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है तो उस ऊष्मा को कौन रोकेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रेजेंट ना हो तो पृथ्वी जो है, मतलब हमारी धरती जो है वो इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता। लेकिन क्या देखने को मिलता है, मतलब सीधी सी बात आपके ये समझ में आई कि CO2 जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसका प्रेजेंस होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हमारी पृथ्वी को इतना तरीके से वो गर्म रखती है कि यहाँ पर जो जीव है वो आसानी से रह सके। लेकिन टाइम के साथ में जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ा वैसे वैसे कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में CO2 का स्तर बढ़ता गया। अब जैसे जैसे CO2 का स्तर बढ़ता गया वैसे वैसे CO2 ने ज़्यादा मात्रा में, CO2 का लेवल बढ़ा तो ज़्यादा मात्रा में जो ऊष्मा पृथ्वी से विकिरित हो रही है उसको ज़्यादा ट्रैप किया गया। मतलब इसकी वजह से पृथ्वी का तापमान भी बढ़ने लग गया और इस प्रोसीजर को बोलते हैं भूमंडलीय तापन, मतलब ग्लोबल वार्मिंग। तो तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश, मतलब जो ध्रुवीय प्रदेश हैं, वहां पर जो बर्फ जमी हुई है वो पिघलने लग गई, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र का जो जल स्तर है उसमें वृद्धि होने लगी। तटीय क्षेत्रों में से क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी। और अगर हम लंबे समय तक इसका इसी तरीके से इफेक्ट होता रहा, इसी तरीके से हमारे वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ती रही, तो इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे और पशु जो हैं वो लुप्त भी हो सकते हैं। तो इसीलिए कोशिश की जा रही है कि ग्लोबल वार्मिंग को टैकल किया जाए, पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है उसको बढ़ने से रोका जाए। अब बात कर लेते हैं वायुमंडल के संगठन की। देखो, जिस वायु का हम सांस लेने के लिए उपयोग करते हैं, असल में अगर हम देखें तो वो वायु जो है वो एक गैसों का मिश्रण होती है। इस वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जो वायुमंडल का सबसे बड़ा भाग बनाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा, ये जो अभी हमने गैसों के नाम डिस्कस किए, इसके अलावा वायु में छोटे छोटे धूल के कण भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर इमेज के थ्रू बता रखा है कि वायु की अगर आप संगठन को देखोगे तो कौन सी वायु की कितनी प्रेजेंस है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नाइट्रोजन जो है वो सबसे बड़ी मात्रा में 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन जो है वो थर्ड नंबर पर आता है 0.93%। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। और फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अन्य सभी मिलकर के, मतलब अन्य जो गैसें हैं, धूलकण, ये सभी मिलकर के 0.04% पार्ट बनाते हैं। तो नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं, मतलब मानव सांस लेता है, तो फेफड़ों में हम कुछ नाइट्रोजन भी अपने साथ ले जाते हैं ऑक्सीजन के साथ में और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। लेकिन आप क्लास 6 की और 7th की जो हमारी साइंस की बुक है उसमें आप जाकर के स्टडी कर सकते हो कि पेड़ पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट लेते नहीं हैं। हालांकि पेड़ पौधों को जरूरत होती है नाइट्रोजन की, लेकिन वो डायरेक्टली इसको नहीं ले सकते। तो फिर किस तरीके से ग्रहण करते हैं नाइट्रोजन को। देखो, नाइट्रोजन को ग्रहण करने के लिए मृदा
और कुछ पौधे जो हैं उनकी जड़ों में कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु जो है वो वायु में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको लेकर के उसका स्वरूप बदल देते हैं और फिर उस बदले हुए स्वरूप को जो पौधे हैं वो आसानी से इसका प्रयोग कर पाते हैं। नेक्स्ट बात आती है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन के बाद में वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरे नंबर की गैस है। मनुष्य और पशु जो हैं वो सांस लेने में मतलब श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। हरे पादप जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का तो यूज करते हैं इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, मतलब उनका जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है पेड़ पौधों की उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का तो उपयोग करते हैं और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन जो है वो उत्पन्न करते हैं। इसीलिए जब पशु, जानवर और इंसान, इसके साथ में पेड़ पौधे भी श्वसन की क्रिया में तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, मतलब इतने ऑक्सीजन का यूज किया जा रहा है फिर भी ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो बना हुआ है। इसका बेसिक रीजन यही है कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं और इसीलिए हमारी पृथ्वी पर जो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा वो समान बनी रहती है। लेकिन अगर हम वृक्ष काटते हैं, पेड़ पौधों को काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप जो हैं मतलब पेड़ पौधे जो हैं वो अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो उत्पाद के रूप में बाहर निकालते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं श्वसन की प्रक्रिया में, ऑक्सीजन को हम यूज करते हैं और CO2 जो है वो रिलीज करते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, मतलब जितनी हमने रिलीज की CO2 उतनी जो है वो पेड़ पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, जिसकी वजह से ये संतुलन बना रहता है। परंतु प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो कोयला और खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से ये गड़बड़ा जाता है और वायुमंडल में हम देख रहे हैं कि प्रतिवर्ष जो है वो करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी हो रही है। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। और किस तरीके से प्रभावित करता है ये अभी हमने फर्स्ट पेज पर डिस्कस भी कर लिया कि CO2 का लेवल बढ़ेगा तो पृथ्वी से जो विकिरित ऊष्मा है उसको ज़्यादा CO2 एब्जॉर्ब करेगी और जब CO2 ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा। पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो बर्फ जमी हुई है वो पिघलेगी, बर्फ जमी हुई पिघलेगी तो समुद्रों का जल स्तर बढ़ेगा, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जो स्थलीय भाग है, जो पॉपुलेशन को रहने के लिए जो जगह चाहिए उसकी जनसंख्या कम होती जाएगी और जो पॉपुलेशन जो है इसकी वजह से जो काफी ज्यादा क्लैश जो है वो क्रिएट होने लग जाएंगे। संसाधन होंगे कम, जनसंख्या होगी ज्यादा, तो संघर्ष जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। अब यहां पर बता रखा है कि जब वायु गर्म होती है तो वो फैलती है और हल्की होकर के ऊपर की ओर उठती है। ठंडी वायु जो है वो सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। मतलब अगर हम देखें तो हमारी पृथ्वी के आसपास वाली जगह पर ठंडी वायु प्रेजेंट होती है। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाएगी वो ऊपर की तरफ उठती जाएगी। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से जो ठंडी वायु है, मतलब आप इस तरीके से देखिए कि मान लो ये हमारी अर्थ है तो यहाँ पर जो गर्म वायु है वो ऊपर होती गई, जो ठंडी वायु है वो इस तरीके से इसको फिल करती जाएगी जो यहाँ पर रिक्त स्थान प्रेजेंट हुआ है और इस प्रकार वायु चक्र जो है वो रेगुलर चलता रहता है। तो ये हमने वायुमंडल के संगठन में जो इंपोर्टेंट गैसेज हैं उनके बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा अब हम बात करेंगे वायुमंडल की संरचना की, वायुमंडल में जो परतें हैं उनके बारे में। देखो, जो अभी तक हम वायुमंडल जो वर्ड बार बार ले रहे थे ये वो वायुमंडल है। हमारी पृथ्वी है ये यहाँ पर हमारी पृथ्वी एग्जिस्ट करती है और ये वायुमंडल जो है इस तरीके से एक जो गहन चादर है वायु की वो हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है। तो इनमें एक एक हम कौन कौन सी परत जो है सबसे पहले किसमें क्या प्रेजेंट होता है ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो वायुमंडल है उसको आप 5 परतों में विभाजित कर सकते हो जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। मतलब ये जो भी नेम हम डिस्कस करेंगे उसको आप पृथ्वी की सतह से मानो। तो सबसे पहली जो परत है क्षोभ मंडल, मतलब हमारे पृथ्वी के सबसे नजदीक जो परत होती है वायुमंडल की वो होती है क्षोभ मंडल। उसके बाद में समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर बाह्य वायुमंडल और लास्ट में है बहिर्मंडल। तो सबसे पहले बात करेंगे क्षोभ मंडल की। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है
इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 13 किलोमीटर है और हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे कि वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण सभी इसी परत के अंदर होती हैं। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हो कि ये है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8,848 मीटर। ओके, और ये क्षोभ सीमा जो है, मतलब क्षोभ मंडल की जो है वो 13 किलोमीटर तक इसकी हाइट बताई गई है। मतलब इसके भी ऊपर तक जो है वो क्षोभ मंडल पाया जाता है, माउंट एवरेस्ट के ऊपर वाले भाग तक। नेक्स्ट है समताप मंडल। तो क्षोभ मंडल के ऊपर का जो भाग है उसको बोलते हैं समताप मंडल। इसकी जो ऊंचाई है, मतलब समताप मंडल जो है वो पृथ्वी से अगर हम कंपैरिजन करें तो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला हुआ है। ओके, ये जो परत है वो बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। मतलब मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं या बादल जो हैं वो इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसीलिए जो समताप मंडल है वो वायुयानों की उड़ानों के लिए सबसे आदर्श माना जाता है। समताप मंडल की यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है और ये जो ओजोन गैस की परत है ये सूर्य से आने वाली जो यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उनसे हमारी रक्षा करता है। समताप मंडल के बाद में नेक्स्ट परत आती है मध्यमंडल। वायुमंडल की तीसरी परत है उस समताप मंडल के ठीक ऊपर स्थित है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। बहुत बार हम देखते हैं क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी जो है उसके चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा था कि बहुत बार हमें जो है वो हमारे एक तरीके से हमारा जो सौर मंडल है, हमारा जो वायुमंडल, उसमें कुछ जलती हुई चीजें दिखती हैं। तो हमारे सौर मंडल में जो भी इस तरीके के छोटे छोटे टुकड़े उपस्थित हैं, जब वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के साथ उनमें वो जल जाते हैं और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब है नेक्स्ट परत है वायुमंडल की बाह्य वायुमंडल। तो बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक बढ़ता जाता है, तीव्रता से बढ़ता है। और आयन मंडल इस परत का एक भाग है, मतलब बाह्य वायुमंडल का ही एक भाग है आयन मंडल, और यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है बाह्य वायुमंडल का। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे जो हैं वो इस परत द्वारा, मतलब बाह्य वायुमंडल में जो आयन मंडल है ना, उससे टकरा करके वापस पृथ्वी पर दोबारा जो है वो परावर्तित कर दी जाती हैं। और सबसे लास्ट परत है हमारे वायुमंडल की बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है और ये वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जो हैं जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन, वो यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। अब हमने डिस्कस कर लिया वायुमंडल के संगठन के बारे में, हमने डिस्कस कर लिया वायुमंडल की संरचना के बारे में। अब हम देखेंगे मौसम और जलवायु के बारे में। मौसम होता क्या है? देखो, किसी भी स्पेसिफिक एरिया में दिन प्रतिदिन या एवरीडे जो वहाँ का मौसम, जो वहाँ की वायुमंडल की जो स्थिति बनी रहती है उसको हम मौसम के नाम से जानते हैं। लेकिन जलवायु क्या होता है? तो अगर किसी जगह पर दीर्घ काल तक किसी स्थान का जो औसत मौसम है उस जगह को, उस स्थान को, उस मौसम को हम बोलते हैं जलवायु। मतलब लंबे समय तक जो प्रोसीजर वहां पर बना रहता है उसको बोलते हैं जलवायु। और डेली बेसिस पर जो वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं उसको हम बोलते हैं मौसम। यहाँ पर ये बताया गया है कि अभी हमने डिस्कस किया, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो ग्रह है। हमारी पृथ्वी के पास में खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं है। तो क्या करती है पृथ्वी, ग्रह क्या करते हैं कि अपने प्रकाश और ऊष्मा के लिए अपने नज़दीकी जो तारे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है सूर्य। सूर्य के पास खुद का प्रकाश और ऊष्मा है। तो यहाँ पर पृथ्वी जो है वो अपने प्रकाश और ऊष्मा के लिए सूर्य पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर बता रखा है कि सूर्य की ऊर्जा का लगभग 2 अरबवां भाग, मतलब केवल 1 भाग जो है उसको ही पृथ्वी जो है वो प्राप्त करती है। मतलब इतनी ज़्यादा ऊष्मा है पृथ्वी के, सूर्य के पास में इतनी ज़्यादा ऊर्जा है, लेकिन उसका बहुत छोटा सा पार्ट जो है वो पृथ्वी प्राप्त करती है। अब आप सोचो कि टेम्परेचर कितना ज़्यादा होगा। ये तो हमारा वायुमंडल है जो सारा का सारा प्रोटेक्शन जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं तापमान की। तापमान क्या होता है? तो प्रतिदिन डेली बेसिस पर आप जिस टेम्परेचर का अनुभव करते हैं वो क्या होता है? वो वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में जो मौजूद ताप और शीतलता, इसी के परिमाण को हम बोलते हैं तापमान।
वायुमंडल का तापमान जो है, मतलब डेली बेसिस पर आप देखते होंगे कि तापमान जो है वो दिन और रात के अकॉर्डिंग ही नहीं बदलता। जो ऋतुएं आती हैं जैसे शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, इनके बेसिस पर भी किसी भी जगह का तापमान जो है वो बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। अब आतपन क्या होता है? आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है। अभी हमने डिस्कस किया ना कि पृथ्वी अपने प्रकाश और ऊष्मा के लिए सूर्य पर निर्भर करती है। तो मान लो इस तरीके से सूर्य है और यहाँ पर सौरमंडल में हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रही है। तो ये पृथ्वी है। अब यहाँ पर सूर्य से जो किरणें आई उनमें से कुछ भाग जो है वो परावर्तित होकर के वापस चला जाता है, लेकिन कुछ भाग को पृथ्वी द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसको बोलते हैं आतपन। आतपन मतलब सूर्य ताप की मात्रा जो है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। मतलब ये पृथ्वी है तो यहाँ पर आतपन की मात्रा 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, वो काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। तो यहाँ पर जो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा आतपन की मात्रा होगी, तापमान की मात्रा होगी। जैसे जैसे इनसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो आतपन की मात्रा जो है वो कम होती जाएगी। ओके, तो यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट वर्ड दे रखे हैं कि तापमापी क्या होता है। तापमापी तापमान मापता है, वर्षामापी वर्षा की मात्रा मापता है, वायुदाब मापी वायुदाब को नापता है, और वात दिग्दर्शी जो है वो पवन की दिशा दर्शाता है। मौसम की जानकारी के कुछ इंपोर्टेंट यंत्र यहाँ पर दिए हुए हैं। तो हमने देखा कि जो भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश जो है वहां पर सूर्य ताप जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे सूर्य ताप जो है वो कम देखने को मिलेगा। यही रीजन है कि ध्रुव जो है वो बर्फ से ढके हुए होते हैं क्योंकि वहां पर टेम्परेचर कम होता है। अब क्या होगा अगर पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाए? पृथ्वी इतनी गर्म हो जाएगी, अगर टेम्परेचर जो है पृथ्वी का अत्यधिक बढ़ जाए, पृथ्वी इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम गांवों और शहरों में कंपैरिजन करें तो गांवों की अपेक्षा शहरों का जो तापमान है, नगरों का जो तापमान है वो बहुत अधिक होता है। इसका कारण क्या होता है कि दिन के समय में ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें और धातु और कंक्रीट से बने भवन जो है वो गर्म हो जाते हैं, और रात के समय ये जो भवन है वो ऊष्मा मुक्त होती है इन घरों से। और नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। मतलब दिन में जो हीट है वो एब्जॉर्ब की जाती है, रात में के समय वो हीट जो है वो मुक्त होती है, और इसकी वजह से नगरों का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं वायुदाब की। यहाँ पर टेम्परेचर को नापने का जो मानक है उसके बारे में बताया गया है कि तापमान को मापने की इकाई होती है, मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार जो है एंडर्स सेल्सियस ने किया था, और सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ओके, अब वायुदाब की बात की गई है तो हमारे चारों तरफ जो वायुमंडल प्रेजेंट है, जो वायु प्रेजेंट है, वो हमारे ऊपर जो भी वस्तु प्रेजेंट है उसके ऊपर वायुदाब डालने की कोशिश करती है। मतलब वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ में बल लगाती है, बदले में हमारा शरीर जो है वो भी विपरीत बल लगाता है जिसकी वजह से बैलेंस बना रहता है। ओके, तो हम जो हैं ये जो वायु दाब है, मतलब जो वायु प्रेजेंट है वो हमारे ऊपर दाब लगा रही है, लेकिन फिर भी हम फील नहीं कर पाते उस दाब को, क्योंकि वायु का दाब जो है वो हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है, और बदले में विपरीत में हमारा शरीर जो है वो भी बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे, वायुमंडल जो अभी हमने डिस्कस किया ना, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इन सभी में जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे जो दाब है वो गिरने लग जाता है, क्योंकि हमने देखा कि पृथ्वी की जैसे जैसे ऊंचाई वाली सतह पर जाओगे आप तो जो वायुमंडल है उसमें ऊपर जो है वो हल्की गैसें पाई जाती है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। तो देखो ये कुछ फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं कि जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाओगे वायुदाब जो है वो घटता जाता है, जैसे जैसे आप पृथ्वी के पास रहोगे वायुदाब जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर कितना वायुदाब रहेगा वहां पर उपस्थित किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है।
अधिक तापमान जहां पर होएगा वहां पर वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है और निम्न देव दाब क्षेत्र जो है वहां पर बनता है। तो निम्न दाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ में जुड़ा होता है। ओके। कम तापमान वाले क्षेत्रों की जो वायु है वो ठंडी होती है, जहां पर तापमान कम है। जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर जो वायु गर्म होकर के ऊपर उठ जाएगी और ठंडी वायु जो है वहां पर जो जगह है वहां पर निम्न वायुदेव क्षेत्र बन जाएगा। ओके। और जहां पर टेम्परेचर कम होगा वहां पर क्या होगी, वायु ठंडी होती है, जिसके फलस्वरूप वायु जो है वो भारी होती है। तो भारी वायु जो है वो निमज्जित होकर के उच्च दाब क्षेत्र बनाती है और उच्च दाब क्षेत्र के कारण स्पष्ट और स्वच्छ आकाश होता है। ओके। तो वायु जो है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है। अब हमने वायु दाब के बारे में डिस्कस किया, अब हम देख लेते हैं पवन। पवन क्या होता है? तो उच्च दाब से क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर जब वायु गति करती है तो वायु की इस गति को हम बोलते हैं पवन। ओके। यहाँ पर बता रखा है कि कभी जो पवन है बहुत तेज चलती है, कभी जो है बहुत धीरे चलती है। तो यहाँ पर बता रखा है कि देखो पवन जो है उसके आने की दिशा के आधार पर उसका नाम डिसाइड होता है कि पवन पश्चिम से आ रही है तो उसको हम बोलेंगे पश्चिमी पवन या फिर पछुआ पवन। यहाँ पर यह भी बता रखा है कि चांद जो है वहां पर वायु नहीं है, वायु नहीं है तो वायुदाब नहीं होगा। जब वायुदाब नहीं है तो हमारे अंतरिक्ष यात्री या हमारे चांद पर जो यात्री जाते हैं वो कुछ विशेष प्रकार के पोशाक पहने रहते हैं, जिनमें कुछ सुरक्षित हवा से वो पोशाक जो है वो भरी होती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर पर जो है वो दाब बना रहता है उन अंतरिक्ष यात्रियों की वजह पर। अगर वायुदाब वहां पर प्रेजेंट नहीं है और बिना वो पोशाक पहने अगर हमारे जो अंतरिक्ष यात्री है वहां पर चले जाएं तो हमारे शरीर के द्वारा जो विपरीत दिशा में जो बल लगाया जाता है इसकी वजह से उनकी रक्त शिराएं जो हैं वो फट सकती हैं और अंतरिक्ष यात्री जो है उनका रक्त स्रावित हो सकता है। ओके। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया अब पवन के बारे में कि पवन जो है किसी स्पेसिफिक दिशा के बेसिस पर जब गतिशील जो वायु होती है उसको हम पवन बोलते हैं। और पवन को मुख्यतः 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। स्थायी पवनें, स्थायी पवनें जो है वो वर्ष पर लगभग निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। ओके। व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें जो हैं ये यहाँ पर जो आपको पृथ्वी पर वायुदाब पेटियां जो आपको शो कर रखा है और यहाँ पर ये जो पवन चल रही है पूर्वी पवन और पश्चिमी पवन जो चल रही है ये निश्चित दिशा में पूरी साल चलती रहती है। नेक्स्ट है मौसमी पवनें। ये पवनें जो है वो ऋतुओं के अकॉर्डिंग अपनी दिशा बदलती हैं, जैसे कि भारत में मानसूनी पवनें। नेक्स्ट है स्थानीय पवनें, किसी स्थान विशेष पर जो पवन चलती है, जैसे कि अगर हम देखें तो स्थल समीर और जल समीर जो है समुद्री समीर। इसके अलावा भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म और शुष्क स्थानीय जो पवन है जिसको हम लू कहते हैं वो भी चलती हैं गर्मियों के समय में, दिन के समय में। तो ये पवनों के कुछ प्रकार हैं जो आपको ध्यान में होना चाहिए। अब यहाँ पर चक्रवात के बारे में बताया गया है कि जब वायु का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसकी वजह से चक्रवात जो है वो जनरेट होते हैं और इसकी वजह से जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारे इंडिया में बंगाल के खाड़ी में जो चक्रवात जनरेट हुए हैं उनके बारे में कुछ के बारे में यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है और उसकी वजह से फिर क्या क्या नुकसान हुआ वो सारी बातें यहाँ पर बताई हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्द्रता की। क्या होता है कि जब जल जो है पानी जो है वो पृथ्वी पर विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, मतलब भाप में परिवर्तित होता है तो वो जलवाष्प बन जाता है और वायु में किसी भी समय जलवाष्प की जो मात्रा प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं आर्द्रता। तो जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसको हम बोलते हैं आर्द्र दिन। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है वायु की जो जलवाष्प धारण करने की जो क्षमता है वो बढ़ती जाती है। ओके। हमने क्लास 6 की जो साइंस है उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे अगर हम पानी के भी टेम्परेचर की बात करें तो पानी का टेम्परेचर मान लो बढ़ता गया, पानी को हम उबाल रहे हैं तो उसमें और सारी चीज़ें, जैसे हम नमक घोल रहे थे, पहले पानी में जो है वो नमक हमने घोला, 1 चम्मच के बाद में 1 गिलास पानी में नमक घुलना बंद हो गया। तो अगर उसमें हम ज़्यादा घोलना चाहते हैं तो उसको हम गर्म कर सकते हैं, गर्म करने के बाद में ज़्यादा उसमें जो है वो अदर पदार्थ घोला जा सकता है। सेम इसी तरीके से जो वायु है वो जैसे जैसे गर्म होती है उसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता जो है वो बढ़ती जाती है और इस प्रकार वायु और अधिक आर्द्र हो जाती है। जब आर्द्र दिन होते हैं मतलब जलवाष्प जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है तो कपड़े सूखने में, शरीर से पसीना सूखने में, ये सारी चीज़ों में ज़्यादा टाइम लगता है।
अब जब जलवाष्प जो है, पानी जो है वाष्प के रूप में परिवर्तित हो गया, जैसे जैसे पृथ्वी के ऊपर की तरफ जाता है, वायुमंडल की ऊपरी परतों में जाता है, तो हमने देखा कि टेम्परेचर जो है वो पृथ्वी से जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाता है। तो वहां पर जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो जो जलवाष्प गर्म वायु में प्रेजेंट थी वो धीरे धीरे संघनित होकर के ठंडी ठंडी जल की जो बूंदें हैं वो बनाने लग जाती हैं, और इन्हीं जल बूंदों का एक समूह बनता है। और जब ये जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सके तो वर्षा के रूप में नीचे आ जाती हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि आसमान में कोई हवाई जहाज उड़ रहा है, उसके पीछे जो है वो व्हाइट कलर की एक लाइन सी बन जाती है। ये किस तरीके से बनती है? तो जो जेट विमान होते हैं उनके इंजनों से जो नमी संघनित हो जाती है, वो वायु अगर चलती हुई ना रहे तो वो संघनित नमी कुछ देर तक इस तरीके से वायुयान के पीछे इस तरीके से जमने लग जाती है और कुछ समय तक वो एक पथ के रूप में वहां पर प्रदर्शित होती रहती है। अब हमने डिस्कस किया कि पानी जो है वो जलवाष्प में परिवर्तित हो गया, जलवाष्प में परिवर्तित होकर बड़ी बड़ी बूंदें उसने बना ली, और अगर वो संघनित होकर के वायु में ना तैर सकती हैं वो बड़ी बूंदें, तो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाती हैं। तो ये जल के रूप में जो वर्षण, गिरने वाला वर्षण है पृथ्वी पर, उसको बोलते हैं वर्षा। ज्यादातर पृथ्वी पर जो भूमि पर जो जल है वो हमें वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पेड़ पौधे जो हैं वो जल से हमारी पृथ्वी का संरक्षण करते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे जब लगे हुए हैं तो पृथ्वी का कटाव नहीं हो पाता, मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता। इसीलिए जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल जो है वो पहाड़ों के नीचे बैठता है और बहुत ज़्यादा कटाव वहाँ पर देखने को मिलता है, और बहुत सारी बाढ़ के कारण भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं। वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, जिसको बोलते हैं सवैनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। तो ये चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स थे। यहाँ पर बताया गया है कि वर्षा का क्या इंपॉर्टेंस है। तो पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी के लिए इंपॉर्टेंस है। ना सिर्फ इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है, बल्कि हमारा जो भूमि जल स्तर है वो भी, जैसे जैसे पृथ्वी में रिसता है पानी, वैसे वैसे भूमि जल स्तर है वो भी बढ़ता है। तो अगर वर्षा कम हो तो जल की कमी और सूखा हो जाएगा, और वर्षा अगर ज़्यादा हो तो बाढ़ आ जाएगी। तो ये हमने चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया है क्लास 7 ज्योग्राफी की। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।